आज की कहानी का नाम है कौलूशा। कब्रिस्तान के मुफलिसों के घेरे में पत्तियों से ढकी और बारिश तथा हवा में ढेर बनी समाधियों के बीच एक सूती पोशाक पहने, काला दुशाला डाले, दो सूखे भुर्ज वृक्षों की छाया में एक स्त्री बैठी है। उसके सिर के सफेद बालों की एक लट उसके कुमलाए गाल पर पड़ी हुई। उसके मजबूती से बंद होठों के सिरे कुछ फूले हुए से हैं, जिससे मुंह के दोनों ओर शोक सहुचक रेखाएं उभर आई हैं। आंखों की हुई है जैसे वह खूब रोई हो और कई लंबी रातें उसकी जाग के बीती हुई हों। मैं उससे कुछ ही फासले पर खड़ा देख रहा था, पर वह गुमसुम बैठी रही, और जब मैं उसके नज़दीक पहुंच गया तब भी उसमें कोई हलचल पैदा नहीं हुई। महज अपनी बुझी हुई आंखों को उठाकर उसने मेरी ओर देखा और मेरे पास पहुंच जाने से जिस उत्सुकता, झिझक अथवा भावावेग की आशा की जाती थी, उसे तनिक भी दिखाए बिना वह नीचे की ओर ताकती रही। मैंने उसे नमस्कार किया, पूछा, क्यों बहन, यह समाधि किसकी है? मेरे लड़के की, उसने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया। क्या वह बहुत बड़ा था? नहीं, 12 साल का था। उसकी मौत कब हुई? 4 साल पहले। स्त्री ने दीर्घ निश्वास छोड़ी और अपने बालों की लट को दुशाले के नीचे कर लिया। उस दिन बड़ी गर्मी थी। मुर्दों की उस नगरी पर सूरज बड़ी बेरहमी से चमक रहा था। वह मारे गर्मी और धूल के पीली पड़ गई थी, और सलीबों के बीच यत्र तत्र धूल से भरे पेड़ ऐसे चुपचाप खड़े थे मानो मौत ने उन्हें भी अपने साए में ले लिया। लड़के की समाधि की ओर सिर से इशारा करते हुए मैंने पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? घोड़ों की टापों से कुचलने से, उसने गिने चुने शब्दों में उत्तर दिया, और समाधि को जैसे सहलाने के लिए झुर्रियों से भरा अपना हाथ उस ओर बढ़ा दिया। ऐसा कैसे हुआ? जानता था कि मैं अभद्रता दिखा रहा था, लेकिन उस स्त्री को इतना गुमसुम देखकर मेरा मन कुछ उत्तेजित और खुद खींच से भर उठा। मेरे अंदर सनक पैदा हुई कि उसकी आंखों में आंसू देखूं। उसकी उदासीनता में अस्वाभाविकता थी, पर मुझे लगा कि वह उस ओर से बेसुध थी। मेरे सवाल पर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी ओर देखा। फिर मुझ पर निगाह डालकर उसने धीरे से आह भरी और बड़े मंद स्वर में अपनी कहानी कहनी शुरू करी। घटना इस तरह घटी। इसके पिता गबन के मामले में 1.5 साल के लिए जेल गए थे। हमारे पास जो जमा पूंजी थी वह इस बीच खर्च हो गई। बचत की कमाई ज़्यादा तो थी नहीं। जिस समय तक मेरा आदमी जेल से छूटा, हम लोग घास जलाकर खाना पकाते थे। एक माली गाड़ी भर वह बेकार घास मुझे दे गया था। मैंने उसे सुखा लिया था और जलाते समय उसमें थोड़ा बुरादा मिला लेती थी। उसमें बड़ा ही बुरा धुआं निकलता था और खाने के स्वाद को खराब कर देता था। कौलुषा स्कूल चला जाता था। वह बड़ा तेज लड़का था और बहुत ही किफ़ायतशार था। स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में जो भी लट्ठे लकड़ी उसे मिल जाती, वह उसे ले आता। बसंत के दिन थे, बर्फ पिघल रही थी और कोलुषा के पास पहनने को सिर्फ किरमिच के जूते थे। उतारता था तो उसके पैर मारे सर्दी के लाल सुर्ख हो जाते थे। उन्हीं दिनों उन लोगों ने लड़के के पिता को जेल से रिहा कर दिया और गाड़ी में ले आए घर। से दिल का दौरा पड़ गया था। वह बिस्तर पर पड़ा मेरी ओर ताक रहा था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। मैंने उस पर निगाह डाली और मन ही मन सोचा, तुमने मेरी यह हालत कर दी है और अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? तुम्हें कीचड़ में पटक दूं? हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहूंगी। पॉल्यूशन ने उसे जब देखा तो वह बिलख उठा। उसका चेहरा जर्द हो गया और बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर बहने लगे। माँ, इनकी ऐसी हालत क्यों है? उसने पूछा। मैंने कहा, ये अपना जीना जी चुके हैं। उस दिन के बाद से हमारी हालत बदतर होती गई। मैं रात दिन मेहनत करती,
लेकिन अपना खून सुखा करके भी 20 कापे से ज़्यादा ना जुटा पाती, और वह भी रोज़ नहीं, खुशकिस्मत दिनों में। यह हालत मौत से भी गई बीती थी, और मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहती थी। कोलुशा यह देखता और बहुत परेशान होकर इधर से उधर भटकता। एक बार जब मुझे लगा कि यह सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है, तो मैंने कहा, आग लगे मेरी इस दुनिया को, मैं मर क्यों नहीं जाती? तुम लोगों में से भी किसी की जान क्यों नहीं निकल जाती? मेरा इशारा कोलुशा और उसके पिता की ओर था। उसके पिता ने सिर हिलाकर बस इतना कहा, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा, मुझे जल्दी कुट्टी मत कहो, थोड़ा धीरज रखो। लेकिन कोलुशा देर तक मेरी ओर ताकता रहा, फिर मुड़ा और घर से बाहर चला गया। वह जैसे ही बाहर गया, मुझे अपने शब्दों पर अफसोस होने लगा, पर अब हो क्या सकता था, तीर छूट चुका था। 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि घोड़े पर सवार एक सिपाही आया। क्या आप गोजा शीशी नीना है? उसने पूछा। मेरा दिल बैठने लगा। उसने आगे कहा, तुम्हें अस्पताल में बुलाया है। सौदागर पनौकिन के घोड़े ने तुम्हारे बेटे को कुचल डाला है। मैं फौरन गाड़ी में अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मुझे लग रहा था मानो किसी ने गाड़ी की सीट पर जलते कोयले बिछा दिए हैं। मैं अपने आप को कोस रही थी। अरे कमबख्त, तूने यह क्या कर डाला? आखिर हम पड़ा था। उसके सारे बदन पर पट्टियां बंधी थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। धीमी आवाज में उसने कहा, माँ, मुझे माफ करो। पुलिस की? तुम किन पैसों की बात कर रहे हो कोलुशा? मैंने पूछा। वह बोला, अरे वे पैसे जो लोगों ने और एनोखिन ने मुझे दिए थे। मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें पैसे क्यों दिए? उसने कहा, इसलिए। उसने धीरे से आह भरी। उसकी तीर बड़ी हो रही थी। कोलुशा, मैंने कहा, यह क्या हुआ कि तुमने घोड़े आते हुए नहीं देखे? उसने साफ आवाज में कहा, माँ, मैंने घोड़े आते देखे थे, लेकिन मेरे ऊपर से निकल जाएंगे तो लोग मुझे ज़्यादा पैसे देंगे, और उन्होंने दिए भी। ये उसके शब्द थे। मैं सब कुछ समझ गई कि उस फरिश्ते लाल ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अगले दिन सवेरे ही वह मर गया। आखिर सांस लेने तक की उसकी चेतना बनी रही, लेकिन वह बार बार कहता रहा, डैडी के लिए वह खरी लेना, और माँ अपने लिए भी, जैसे कि उसके सामने पैसा ही पैसा हो। वास्तव में 47 रूबल थे। मैं एनोखिन के पास गई, लेकिन मुझे कुल जमा 5 रूबल दिए, और वे भी गड़बड़ा कर उसने कहा, लड़के ने अपने को घोड़े के बीच झोंक दिया। बहुत से लोगों ने देखा, इसलिए तुम किस बात की भीख मांगने आई हो? मैं फिर घर वापस आ गई। भैया, ये है मेरी सारी दास्तान। कब्रिस्तान में खामोशी और सन्नाटा छाया था। सलीब रोगी जैसे पेड़, मिट्टी के ढेर, और कब्र पर इतने दुखी भाव से गुमसुम बैठी वह स्त्री। इस सब से मैं मृत्यु और इंसानी दुख के बारे में सोचने लगा। लेकिन आसमान साफ था और धरती पर ढलती गर्मी की वर्षा कर रहा था। मैंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उस स्त्री की ओर बढ़ा दिए जिसे तकदीर ने मार डाला था। फिर भी वह जिए जा रही थी। उसने सिर हिलाया और बहुत ही रुकते रुकते कहा, भाई, तुम अपने को क्यों हैरान करते हो? आज के लिए मेरे पास बहुत है। अब मुझे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अकेली हूँ दुनिया में, बिल्कुल अकेली। उसने एक लंबी सांस ली और फिर मुंह पर वेदना से उभरी रेखाओं के बीच अपने पतले होंठ बंद कर लिए। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।